चलिए, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर याद करिए तो हमने बताया था कि जो हमारा मैकेनिक्स का पार्ट है, मैकेनिक्स में हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था बेसिकली। एक जो था वो था हमारा काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। जो दूसरा था वो था हमारा स्टैटिक, और जो थर्ड आएगा अभी वो है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में अभी हम लोग इंटर नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। काइनेमेटिक्स का पार्ट ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो गया है ना। जब बेसिकली हम लोगों ने फिजिक्स का स्टडी स्टार्ट किया तो हमारा काइनेमेटिक्स से चीजों को फेंका गया, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो सबसे पहले इसके बारे में स्टडी किया गया कि मूव कर रहा है तो इसका पोजीशन, करंट पोजीशन क्या है, थोड़े टाइम के बाद इसका नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा। फॉर दैट हम लोग पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारा पोजीशन था उसके लिए हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड आउट किया था, टाइम रिलेटेड फाइंड आउट किया, एंड एक्सेलरेशन के बारे में ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया। करेक्ट। वेलोसिटी और टाइम से एंड एक्सेलरेशन को मिक्स करके हम लोग पोजीशन फाइंड आउट कर लेते थे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन थोड़े देर के बाद कहां पर होगा। ये हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में स्टडी कर लिया है ना। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है, ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है। दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन दिस टॉपिक स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए, हमारा काइनेमेटिक्स खत्म हो गया है। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था 1D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। करेक्ट। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक्स के ऊपर। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स? नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक मतलब अस्थिर, रेस्ट में। सो स्टैटिक्स जो होता है बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स है तो ऑटोमेटिक फिजिक्स हो गया। तो इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी विल study about the forces, when object is at rest, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट स्थिर होना चाहिए। क्लियर। सो अभी आप लोग 9th में जानते होंगे कि जो रेस्ट और जो मोशन होता है ये एक रिलेटिव टर्म है। ये एक डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये हम लोग बात कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो हम लोग जो बोलेंगे जो रेस्ट है ये ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होना चाहिए। अदरवाइज दुनिया में नथिंग इज एब्सोल्यूट, नथिंग इज मोशन। तो हाउ कैन वी से दैट कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ये ऑब्जेक्ट मोशन में? तो नॉर्मली जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर जो हमने जो टर्म इस्तेमाल किया है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, कुछ तो नॉलेज होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। एनीवन हु कैन सजेस्ट मी व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? कोई बताए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? सर जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है हम्म और मैं ट्रेवलिंग बस में हूँ, तो सर मेरे लिए उसका वेलोसिटी डिफर करेगा अगर मैं रेस्ट में रहूंगा तो, ये क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चलते। ठीक है। और कोई, और किसी के पास कुछ दूसरा आइडिया हो? Sir, frame of reference is a point where the observer observes the things which are undergoing some changes. ठीक है। बुक का लाइन है? सर बुक का नहीं था। अरे यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई?
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब न्यूटन ने अपने लॉ दे दिए, तीनों लॉ दे दिए 1 2 3, हाँ, तो सबने सोचा ठीक है ये लॉ है। अब नॉर्मली जो लॉ होता है इट इज वैलिड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। तो लोगों ने बोला बहुत अच्छी बात है, न्यूटन के 3 लॉ आ गए हैं, लॉ ऑफ मोशन, तो इसका मतलब ये सब जगह वैलिड होना चाहिए था। पर न्यूटन के लॉ सब जगह वैलिड नहीं हो रहा था, कहीं कहीं ऐसा था जहां पर न्यूटन के लॉ वैलिड ही नहीं हो पा रहा था। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात किया था, एक्सेलरेटेड फ्रेम वगैरह, तो वहां पर न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं हो पा रहा था। तो उनके लॉ को वैलिड करने के लिए या उनके लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग उसको बोलते हैं, फ्रेम मतलब क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर। फ्रेम मतलब क्या हो गया? वो फोटो टांगने के लिए एक स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं। या बोल सकते हो कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर, केज, तो एक ऐसा फ्रेम जहां पर ऑब्जर्वर बैठ सके, है ना, एक ऐसा फ्रेम जहां पर ऑब्जर्वर बैठ सके और वो जितने भी फेनोमेना है उसको ऑब्जर्व कर सके, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वी कैन डिफाइन इट एज a place where from where an observer observes the physical phenomena, ठीक है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। आप सैटेलाइट के अंदर बैठ सकते हैं, आप ट्रेन के ऊपर बैठ सकते हैं, बाइक के ऊपर बैठ सकते हैं, नॉर्मल जमीन पर खड़ा हो सकते हैं, पानी में चलने वाले बोट के ऊपर खड़ा हो सकते हैं, टावर के ऊपर खड़े हो सकते हैं। कहीं से भी अगर ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। मेनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक जिसको बोला गया इनर्शियल फ्रेम, ये सब पता होगा आप लोगों को पहले से, इनर्शियल फ्रेम। और दूसरा जिसको बोला गया नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दियर एक्सेलरेशन, जिस पोजीशन पर वो बैठा हुआ है उसके एक्सेलरेशन के बेस पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इनर्शियल फ्रेम उसको बोला गया जिसका एक्सेलरेशन 0 था, जिसका एक्सेलरेशन 0 था, ठीक है। अब एक्सेलरेशन 0 2 केस में हो सकता है। पहला केस क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि अगर उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो ये दोनों ही केस में हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा और इन दोनों ही केस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनर्शियल फ्रेम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यूटन के सारे लॉ इसी फ्रेम में वैलिड है, इस फ्रेम में वैलिड नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म सेम होता है, यस अदर्स, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म सेम होगा। चलिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम की अगर बात करें तो यहां पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, है ना, या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेटेड बॉडी, एक्सेलरेटेड बॉडी। जब मैं बात करता हूं एक्सेलरेटेड बॉडी की तो इसमें दोनों आ गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन बोथ, ओके। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो भी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या, स्पीड बढ़ रहा हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है मतलब क्या, आपका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो भी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। या मैग्नीट्यूड ना चेंज होकर के अगर सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन बदल रहा है वेलोसिटी का, तो भी वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है।
जैसे सर्कुलर मोशन के केस में क्या हो जाता था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता था, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v था, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा था, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर आप बैठ करके ये जो सर्कुलर मोशन, जो गाड़ी सर्कुलर मोशन कर रही है, उस गाड़ी के अंदर आप बैठ जाइए, तो आप जब इस गाड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे तो ये जो फ्रेम होगा इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल रहा है, करेक्ट। तो दो तरह का फ्रेम होगा, एक होगा इनर्शियल और दूसरा होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, वो आप मुझे बताइए कि वो एग्जांपल कौन सा फ्रेम के अंदर आता है, बताइए। अगर कोई आदमी मून के ऊपर बैठ करके अर्थ के मोशन को ऑब्जर्व करेगा, कौन सा फ्रेम होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा, क्योंकि एग्जांपल में जितना जल्दी लूंगा उतना ज्यादा आप एग्जांपल समझोगे। इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम होगा, क्यों? मून इज रेस्ट में है सर। मून रेस्ट में है? क्या बात कर रहे हो यार। सर इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक तो मून सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब वो तो ऑलवेज नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। नाउ अ ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कौन सा फ्रेम हो गया? इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम हो गया, क्यों? एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ओके। एक जो लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर से फ्री फॉल कर रहा है, रिमेंबर फ्री फॉल कर रहा है, कौन सा फ्रेम? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, उसका वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, है ना। सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में घूम रहे हैं, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। रिवर है, रिवर के अंदर दो बोट है, ठीक है। रिवर का फ्लो कांस्टेंट है, बात मेरी समझिएगा। रिवर है, रिवर के अंदर दो बोट है, रिवर का स्पीड कांस्टेंट है। एक बोट में मोटर लगा है, एक बोट में मोटर नहीं लगा है। जिसमें मोटर लगा है वो कौन सा फ्रेम? नॉन इनर्शियल। तो जिसमें मोटर नहीं लगा है, जिसमें मोटर लगा है उसकी बात कर रहा हूं। बट आपने ये वो भी non-inertial होगा। हाँ मोटर चलेगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा सर। हाँ, एक्सेलरेशन होगा, तो वो कौन सा फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम। जिसमें मोटर नहीं लगा वो किसके वजह से चलेगा? रिवर के सर, फ्लो की वजह से। वजह से और रिवर का फ्लो क्या है? कांस्टेंट। तो इनर्शियल फ्रेम, यस सर। सही बात है। चलिए, एक आदमी जमीन पर बैठा है और एक आदमी बस के अंदर बैठा है, बस का वेलोसिटी कांस्टेंट है, कौन सा फ्रेम? इनर्शियल। इनर्शियल। दोनों के दोनों इनर्शियल फ्रेम। यस सर। तो मैं कह सकता हूं ना कि जो ग्राउंड फ्रेम है और जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फ्रेम है, ये दोनों के दोनों एक ही फ्रेम है, कह सकते हैं। यस सर। आई होप ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोगों को क्लियर होगा। सबको क्लियर है क्या? इसमें किसी को कुछ डाउट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? नो सर। चलिए, अनम्यूट कर लो भाई, कौन बर्तन धो रहा है? ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ये आप लोगों को क्लियर हो गया, देयर आर टू टाइप्स, दैट इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, वो है न्यूटन्स के तीन लॉ। तो न्यूटन्स के तीन लॉ फटाफट आप लोग बता दीजिए, किसको किसको याद है? न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कौन बताएगा? बहुत ही सिंपल है। हाँ हाँ, जो भी है। ना ना अंजन ना, किसने रिजेक्ट किया भाई? एक मिनट। हाँ कल्याणी बताइए। सर न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा।
ठीक है, मार्क दिस वर्ड, चाहेगा। सर, हाँ सर हाँ हाँ, इसमें बोलिए। कंडीशन हाँ है सर। बोलिए। तक जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो तब तक वो अपनी उसी अवस्था में रहेगा। हाँ ये सर भी इसमें जरूर। भी कंडीशन है, हाँ, अब अगला कंडीशन एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस नहीं होना अनबैलेंस्ड होना चाहिए। सो 3 कंडीशन हमारे पास आ गए। पहला स्टेटमेंट यही था कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, है ना। और थर्ड कंडीशन ये है कि ये एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, इंटरनल से काम नहीं चलेगा। और फोर्थ है, ये एक्सटर्नल फोर्स है भी तो अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अब ये सारे टर्म्स आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। एक्सटर्नल फोर्स किसको बोलते हैं? बाहर से लगाने वाला। बाहर से लगाने वाला फोर्स। बाहर से लगाने वाला फोर्स का मतलब क्या है बताइए। ये एक ब्लॉक है, इसमें लगा है एक स्प्रिंग, ये एक ब्लॉक है और इसमें भी लगा है स्प्रिंग। हाँ, दोनों को हम लोग खींच के रख देते हैं, स्प्रिंग फोर्स लगाता है आपस में, ये तो पता है ना। तो बताइए, ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी, क्या इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? यस सर। कैसे? सर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तभी वो उतना दूरी पे है, नहीं तो वो आपस में मतलब स्प्रिंग अट्रैक्ट कर लेता ना। चलिए, स्प्रिंग, यहां पर एक मास है m1, यहां पर मास है m2। अच्छा सिंपल, m1 m2 हटाइए, अर्थ मून दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। यस सर। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है? नो सर। याद रखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। कहने में तो बहुत आसान होता है, इफ दे आर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स देन बॉडी विल ट्राई टू मूव। लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स है क्या, ये पहचानना इंपॉर्टेंट है। कोई बोला यस सर, कोई बोला नो सर। अभी किसका बात सही है? ये है अर्थ, ये है मून, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये एक बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी है कि ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, ये दोनों फोर्स तो बराबर होगा। लेकिन क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है? पहला आंसर किसका आया? निखिल बताइए। निखिल बोल रहे हो? यस सर। चलिए आर्यन आप बताइए, आपने भी रेजेंट किया है, क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है। आप किस बेसिस पर बोल रहे हैं? मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये एक्सटर्नल फोर्स है। सर क्योंकि इस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, अगर इसके अलावा और कोई इस पे फोर्स लगता है तो वो हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसलिए ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा फोर्स उस पे लगता है तो जो दूसरा फोर्स लगता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। चलिए, अब ये डाउट अपन लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, है ना। देन अपन लोग आएंगे कि एक्सटर्नल फोर्स और ये फर्स्ट लॉ कहता क्या है। सो फॉर एक्सप्लेनिंग, टू एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ, टू एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट कर लो भाई, वी नीड टू define system। एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम, निधि। हाँ चलिए, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। कौन सा फोर्स एक्सटर्नल होगा, कौन सा फोर्स इंटरनल होगा, ये हमें कौन बताएगा? सिस्टम। सिस्टम का नाम सुने हो? सुना तो होगा, करप्ट सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब क्या हो गया? सिस्टम हम लोग उसको बोलते हैं जहां पर हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जिस चीज के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं वो हमारा सिस्टम है।
जैसे कि जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये एक ब्लॉक था, इसमें लगा था स्प्रिंग, और ये एक ब्लॉक था, दिस वाज द मास 1 एंड दिस वाज द मास 2, समथिंग लाइक दैट। अब देखिए, मैं इसमें तीन सिस्टम बना सकता हूं। सिस्टम नंबर 1, मैं सिर्फ इस ब्लॉक के बारे में स्टडी करूंगा, दिस इज सिस्टम नंबर 1। मैं सिर्फ इस ब्लॉक के बारे में स्टडी करूंगा, दैट विल बी द सिस्टम नंबर 2। और मैं इन दोनों ब्लॉक को कंबाइन करके स्टडी करूंगा, दैट विल बी द सिस्टम नंबर 3। टोटल कितने सिस्टम हो गए? मेरी पॉइंट समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं ये 2 ब्लॉक का जो प्रॉब्लम था, इसमें मैंने टोटल 3 सिस्टम बना लिए। पहला, सिर्फ इस ब्लॉक का स्टडी करना। अगर मैं इस ब्लॉक को सिर्फ स्टडी करूंगा, तो देखिए इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा था, ये मास m1 है, इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, और एक नीचे की तरफ लगेगा mg, है ना? और इतना ही मेरा सिस्टम था। कब जाकर के ये स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स। फिर से बताओ, फिर से बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये जो स्प्रिंग है, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, है ना? तो अगर मैं सिर्फ इस मास को सिस्टम मानता हूं, तो इस पर स्प्रिंग का फोर्स किधर लगा रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। हाय बोलो या ना बोलो, कुछ तो बोलो। Yes. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? अगर मैं बात करूं सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, तो मेरा सिस्टम नंबर 2 है यहां पर, जिसका मास है m2, और इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा एक mg फोर्स m2g, और इस पर एक स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ स्प्रिंग। अब ये जो फोर्स है, ये एक्सटर्नल है इस मास के ऊपर। ये जो mg फोर्स है, ये एक्सटर्नल है इस मास के ऊपर, करेक्ट? लेकिन सिस्टम नंबर 3, अगर ये हमारा ब्लॉक है और ये हमारा एक ब्लॉक है m2, ये है गया m1, और मैं इन दोनों को अगर सिस्टम मान रहा हूं, तो क्या देखिए इस सिस्टम के ऊपर कोई बाहर से फोर्स लग रहा है? ये मैंने डब्बा बना दिया, डब्बे के अंदर मैंने 2 ब्लॉक रख दिया, क्या इस पर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। बाहर से फोर्स लग रहा है? नहीं। ऊपर? नहीं। नीचे? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसके वजह से m1g और इसके वजह से m2g। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, m1g और m2g। हाँ या ना? 3 सिस्टम मैंने, तीनों को अलग अलग साइड से मैंने रिप्रेजेंट किया। क्या ये क्लियर है? सर, हाँ, आपको कैसे पता चला कि ये एक्सटर्नल है दोनों में से? डब्बा बनाइए। सबसे बेस्ट मेथड है कि डब्बा बनाइए। जिसको आपको सिस्टम बनाना है, वहां पर आपको डब्बा बनाना पड़ेगा, और डब्बा के बाहर अगर फोर्स लग रहा है तो ठीक है, डब्बा के बाहर नहीं लग रहा है तो नहीं। जैसे देखो, ये है हमारा अर्थ, ये था हमारा मून, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। अगर मैं सिर्फ अर्थ के बारे में स्टडी करना चाह रहा हूं, मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि अर्थ के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो कर लो, लगा लो। ये हो गया अर्थ, और अर्थ के ऊपर मून की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। दिस विल बी द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून। क्या ये डब्बा के बाद फोर्स आ रहा है? डब्बा के बाद फोर्स आ रहा है ना? यस पिछले वाले को ना, Yes. रोशन, पिछले वाले प्रॉब्लम की बात कर रहे हो ना? हाँ, उसको लिख सकते हैं, कंबाइन करके लिख सकते हैं। हाँ, देखिए इस प्रॉब्लम में अर्थ के ऊपर बाहर से एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू द मून, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डब्बा के बाहर फोर्स जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ये जो फोर्स हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल। किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। अब मैं बात करूंगा मून के ऊपर। मून के ऊपर भी ये फोर्स लगेगा अर्थ के द्वारा, फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ। डब्बा के बाहर फोर्स आ रहा है, ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? मून के ऊपर। ये कौन सा फोर्स हो गया? एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन मून एंड अर्थ,
मान लीजिए कि इस मून और अर्थ को दोनों को एक सिस्टम बना लिए, ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया, दोनों को हम एक ही सिस्टम बना लेते हैं। बताइए क्या इस डब्बे के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है बाहर से? क्या किसी ने फोर्स लगाया इसके ऊपर? No. देखो ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर है, इस डब्बे के अंदर है, बाहर है क्या? नहीं है। तो बाहर नहीं है तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? इंटरनल फोर्स। नहीं आया समझ में? ये चमका क्या सबको? सर उस हिसाब से सन तो समझ में लगा आ ही, गया सर। हाँ बोलो बोलो, उस हिसाब से। सन तो लगा ही रहा है ना दोनों पे। अरे सन तो है ही नहीं ना पिक्चर में, अगर मैं सन रखूंगा तब ना, अगर मैं यहां पर सन रखूंगा, अब तुम प्रैक्टिकली सोच रहे हो इसलिए तुम्हें लग रहा होगा, तो उस हिसाब से तो फिर सन होगा तो फिर जुपिटर भी आ जाएगा, फिर मरकरी भी आ जाएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं। नेग्लेक्ट अबाउट सन, मरकरी, जुपिटर वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, जस्ट टॉक अबाउट द अर्थ एंड मून। ओके सर। क्या इन दोनों के बीच में कोई और फोर्स लग रहा है बाहर से? नो सर। नहीं लग रहा है। तो नहीं लग रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्स। क्लियर? सर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। ये सिस्टम पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले 1-2 लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पहचानते रहेंगे। ओके? जिसने भी ये सिस्टम पहचानना सीख लिया, क्योंकि न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम ऐसे ऐसे आएंगे जहां पर एक भी गलत सिस्टम आपने चूज किया और प्रॉब्लम आपका फंस जाएगा। नॉट ओनली न्यूटन्स लॉ, आने वाला जो जितना भी अब आपका जो भी चैप्टर रहेगा उसमें से मोस्टली आपका न्यूटन्स लॉ के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड रहता है, क्योंकि ये फोर्स है। दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स। जितना भी चीजें न्यूटन्स लॉ में हम सब चीज फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोर्स है तो फिजिक्स है, फिजिक्स है तो फोर्स है। तो आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए उसमें फोर्स पढ़ना ही रहेगा, और फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको न्यूटन्स लॉ ही देगा। सो ऑल अबाउट जो हम लोग ने पढ़ लिया अभी तक, एक एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का एक और एग्जांपल समझिए। बस के अंदर 26 लोग बैठे हुए हैं, बस के बाहर 4 लोग बैठे हुए हैं। बस के अंदर के बैठे हुए 26 लोग अगर बस को आगे की तरफ धक्का लगाएंगे, क्या बस मूव करेगा? नहीं बोलो बोलो। 26 क्या, उसमें से 50 लोग भी बैठा देंगे तो भी वो बस को अंदर से धक्का नहीं दे सकते हैं, और बाहर में खड़े 4 आदमी अगर धक्का देंगे तो बस मूव कर जाएगा। करेक्ट? यस सर। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए ये मेरे पास बॉक्स है, कोई एक क्लोज्ड बॉक्स ले लेते हैं। ऐसा कुछ बॉक्स है मेरे पास, क्लोज्ड है, इसके अंदर बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। सारे के सारे एयर मॉलिक्यूल्स इस डब्बे के अंदर मूव कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। सब एयर मॉलिक्यूल्स, कोई इधर भाग रहा होगा, 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 सब के सब मूव कर रहे होंगे, है ना? सब एयर मॉलिक्यूल्स जाकर के टकरा रहे होंगे। अगर मान लीजिए इनका मास भले ही छोटा है पर है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां पर रख दूं तो 1-2 साल में तो कम से कम आधा मीटर तो चल जाना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स जो टकराते हैं इनके वॉल से, ये सब के सब कौन सा है? इंटरनल फोर्स है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इस बाउंड्री के ऊपर। हाँ बताइए ना सर। अगर कोई सर्कल है, हाँ सर्कल है, है उसमें हाँ? कोई आदमी है, उसमें कोई आदमी है। हाँ ठीक है, सर्कुलर लूप कर रहा है कोई व्हीकल, उसमें कोई आदमी बैठा है, ठीक है। तो अगर वो फोर्स लगाएगा तो उस सर्कल के अंदर, तो वो तो मूव करता है। ठीक है, तो तुम बोल रहे हो कि इस बस के अंदर बैठा हुआ आदमी इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा। नो सर, गांव में हम लोग देते नहीं है कि सर बेरी रहता है और उसमें अंदर आदमी चल के उसको रोटेट कर देता है। सर एक प्लास्टिक का बॉल टाइप नहीं होता है जिसके अंदर बैठ के पानी में हम लोग करते हैं, वही बोल रहा है सर। रोटेट होता है, अंदर ही बैठ के करते हैं। तो जो फोर्स लग रहा है वो सर्कल के अंदर है, सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं कर रहा है, सर्कल के अंदर कोई है और वो अगर फोर्स लगाए तो सर्कल मूव कर जाएगा, ये बोल रहे हैं। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप अंदर से कुछ ना कुछ तो ऐसा करते होगे जो कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग जाएगा। हो सकता है कि आपके हाथ में कुछ डायना दे दिया जाए जो कि बाहर के हवा को मूव करके और आपको रोटेट करा दे।
इट मे बी पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि आप बॉल के अंदर बैठ जाओगे, वो बलून टाइप का। यस सर। और अगर आप बात कर रहे हो कि एक ऐसा कुछ रहता है, देखो रिंग टाइप का, एक आदमी यहां पर खड़ा रहता है, फिर इसका एक पैर यहां पर होता है जो कि इसको प्रेस करता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या करता है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्रिएट करता है, ये फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल टॉर्क। दैट वी विल टॉक अबाउट इन द रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करोगे जो कि इस बॉक्स के बाहर वो फोर्स का इफेक्ट आएगा, ऐसा अंदर से आप नहीं कर सकते हो। सर तो आदमी तो अंदर ही ना रहता है। हाँ ठीक है, आदमी अंदर रहता जरूर है, आदमी अंदर रहता जरूर है। मैं अभी देखो सर्कुलर मोशन, थोड़े देर के लिए आप रुक जाओ, मैं इक्विलिब्रियम के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इक्विलिब्रियम टोटल 3 तरह का होता है। तो आप जो इक्विलिब्रियम, अभी तक मैं जितने भी इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, ये सब के सब लीनियर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं अभी तक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं किया, ओके है ना। इसके वजह से, इस फोर्स के वजह से आपका एक इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क जनरेट होता है, जिसके वजह से आप रोटेट कर जाते हो। हेलो सर। हाँ बोलिए। ग्रुप में एक फोटो सेंड किए हैं, वही बोल रहे थे, चेक कर लीजिए। अच्छा 1 मिनट, वीडियो पॉज होगा थोड़ा, मैं देखता हूं। हाँ इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। देखो इसका जो पैर है, पैर, आप लोग पैर के इसका लोकेशन देखिए। यस सर। जो आपका वीडियो है, वीडियो मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। पैर के अंदर का जो उसका पैर का जो लोकेशन है वो आप देखिए, एक ऐसा है और एक ऐसा है। तो व्हाट डज इट डूइंग, इट ट्राइज टू क्रिएट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉर्क, ये पॉइंट अपन लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन में। फिलहाल अपन लोग लीनियर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। सर वो कब आएगा रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन आ जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके पढ़ने के बाद आपका आ जाएगा वर्क पावर एनर्जी, और वर्क पावर एनर्जी पढ़ने के बाद आपको मिलेगा सेंटर ऑफ मास एंड देन रोटेशन। रोटेशन जब पढ़ोगे ना तो रोटेशन में सब कुछ आ जाता है सर बट ये इंटरनली फोर्स लगा के मूव तो करवा दे रहा है ना। जी सर बट ये इंटरनली फोर्स लगा के मूव करवा दे रहा है ना बॉडी को, वर्टिकल डायरेक्शन में। सर वो तो इंटरनल फोर्स ही ना लगा रहा है पैर से। इंटरनल फोर्स लगा रहा है, इट क्रिएट्स रोटेशनल मोशन, नॉट वर्टिकल लीनियर मोशन। ऑब्जेक्ट है जो आपका सर्कुलर मोशन है, आप यहां पर खड़ा होकर के आप ऐसे करोगे, ये रोटेट हो जाएगा, इधर मूव नहीं करेगा। बात आई समझ में? सर अगर उसके नीचे कोई रफ सरफेस रहेगा सर तो मूव करता है। मूव तो करता है सर। सर किए हम सही बता रहे हैं सर, ये जो बोल रहे हैं ना, ऐसे एक बेरी होता है ना, आप देखे होंगे ना, तो उसमें अगर अंदर से हम लोग चले ना तो आगे बढ़ता है सर। हाँ तो वहां पे तो हम लोग इंटरनल फोर्स ही लगा रहे हैं ना। अभी मैं आपको कितने चीज बताऊं एक साथ में, एक कंसेप्ट आता है। हाँ थोड़ा सा चीजें जो है मैं रेस्ट्रिक्टेड हूं, मैं आपको सब चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूं। एक होता है सेंटर ऑफ मास, ये एक स्केट बोर्ड होता है, स्केट बोर्ड, स्केटिंग देखे हो ना, यहां पर 4 चक्के लगे होते हैं ऐसा, या 2 चक्का लगा रहेगा। 3D फिगर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा स्केट बोर्ड होता है, देखे हो, इसके ऊपर आदमी ऐसे खड़ा हो जाता है। फिर ये स्केट बोर्ड मूव करता है आगे की तरफ। नहीं देखे हो? देखे होगे तो भी, नहीं देखे होगे तो भी। अगर आप स्केच बोर्ड पर थोड़ा सा आप आगे की तरफ मूव करोगे, ये स्केच बोर्ड पीछे की तरफ मूव कर जाएगा टू बैलेंस द सेंटर ऑफ मास। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, जब आप अपने हाथ को या पैर को जब आप शिफ्ट करते हो, इनिशियली योर सेंटर ऑफ मास वाज दिस वन इनिशियली, है ना। तो जैसे ही वो आप
आप आगे की तरफ ऐसे लीन करोगे तो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव कर जाएगा टू मेंटेन द सेंटर ऑफ मास। बात आई समझ में? नहीं आएगी अभी, थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। इसमें जो चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो दैट आर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दैट आर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो जब आप उस रिंग के अंदर होते हो और जब वो रोटेशन क्रिएट करता है तो समझिए कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इसके आसपास यहां पर पानी पड़ा हुआ है, तो ये जब रोटेट करेगा तो इस पानी पर फोर्स लगाएगा इधर के तरफ, ये वाला व्हील लगाएगा क्या? यस सर। यस जब सर। पानी के ऊपर जब ये फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ तो पानी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, इन दैट केस इट विल मूव। ठीक है, छोटे छोटे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी तो हम लोग बहुत ही बेसिक चीजों पर स्टार्ट किया। बेसिकली जब आप वो जो पैर आप रखते हो, यू आर ट्राइंग टू मूव योर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, दैट्स इट। क्लियर है क्या ये? चलो इसमें क्लियर क्या करना है, इसमें तो ये दूसरा ही पॉइंट चल रहा है। वो जब सेंटर ऑफ मास, जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आएंगे ना, तब हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें और भी चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बताइए कि क्या ये इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? यस सर। वो जो रिंग वाला है प्रॉब्लम, उसमें भी आपका इंटरनल फोर्स ही लग रहा है, बट दैट फोर्स इज नॉट एनफ टू पुश दैट बलून इन द फॉरवर्ड लीनियर डायरेक्शन। दैट विल ट्राई टू रोटेट, वो कोशिश करेगा कि उसको रोटेट कर सके बलून को। उस रोटेशन के वजह से फिर से वो, अभी जैसे जो साइकिल का पहिया है, अगर आप स्टैंड पर लगा दे, आप कितना भी पैडल मारिए, आप आगे की तरफ मूव नहीं करेंगे। दैट विल ट्राई टू क्रिएट द रोटेशनल मोशन, बट उस रोटेशनल मोशन के वजह से साइकिल का व्हील जो है वो जमीन के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर व्हील पर आगे की तरफ लगता है, इसलिए आपका साइकिल भी आगे बढ़ता है। तो रोटेशनल मोशन को हम लोग लीनियर मोशन में वहां पर कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली जब आप बलून के अंदर बैठ करके जब आप इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो, देयर आर सम पॉइंट्स जहां पर इस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा है पर लग रहा है। वो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है कि वो पानी के द्वारा लगाया गया फोर्स होगा। अब पानी के अंदर जो पतवार लगाते हैं, तो पतवार तो हम लोग पानी को पीछे धकेलते हैं, लेकिन उस पानी के द्वारा लगाया गया फोर्स आगे की तरफ बोट को पुश करता है, तो आपको दिख नहीं रहा है। हो सकता है इसके रोटेशन की वजह से यहाँ का एयर पीछे की तरफ जा रहा होगा, तो एयर की वजह से भी इस पर फोर्स लगेगा। एयर को इतना कम मत आंकना, हम लोगों का स्पीड कम है इसलिए एयर कम लगता है। कभी बाइक चलाओ 80 के स्पीड में, 90 के स्पीड में, एयर पता चल जाएगा। और 80 के स्पीड में नहीं पता चल रहा होगा तो 150-200 पे तो पता चल ही जाएगा। जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनते हैं 14 मंजिला 15 मंजिला, उनका सबसे बड़ा अगर ब्रेक पॉइंट होता है, कोई सबसे ज्यादा अगर चोट पहुंचाता है तो वो होता है एयर, है ना। इतना बड़ा अगर आपने बिल्डिंग बना दिया, इसके ऊपर जब एयर का प्रेशर पड़ेगा तो ये बिल्डिंग यहां बीच से ही टूट जाएगा। ऐसा बिल्डिंग करा है, मुड़ जाएगा ऐसा। तो एयर इज नॉट सो सिंपल, इतना आसान बात नहीं है। हाँ, हो सकता है। So, I was talking about internal force and external force. I hope कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। इंटरनल फोर्स किसको बोलते हैं और एक्सटर्नल फोर्स किसको बोलेंगे। इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर कंसिडरेशन, कि हम लोग किसको अपना सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम दो तीन पार्टिकल को मिला करके कर रहे हो तो वो अलग होगा। अगर आप सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल को कर रहे हो तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अलग हो जाएगा। तो एक ही फोर्स एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? अगर ये पॉइंट क्लियर है, देन वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है?
a body will, ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना, बहुत बेइज्जती कराता है ये, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट ना रिक्शा वाले भी याद रखते हैं, पापा के सामने पूछ देते हैं, नहीं आता है, बहुत बेइज्जती होता है उस समय। और फिजिक्स में भी ये स्टेटमेंट बार बार यूज होगा। द बॉडी विल मेंटेन its state of motion. When I am talking about a state of motion, then it includes both rest and motion, both. So body will maintain its state of motion unless and until an unbalanced external force applied on it. नहीं, यहां पर ये इसको कंबाइंड आप लिखिए, स्टेट ऑफ मोशन, है ना, नीचे नोट करके आप लिख भी सकते हैं। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ही हो जाता है रेस्ट एंड मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब हो जाता है रेस्ट एंड मोशन, बोथ। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट को बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन। So body will maintain its state of motion unless and until unbalanced external force applied on it. ठीक है, क्लियर है? ये हो जाता है फर्स्ट लॉ। अच्छा, क्या ये फर्स्ट लॉ न्यूटन ने अचानक से एक ही दिन में लिख दिया? नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई किया था। एरिस्टोटल थे सबसे पहले जो मोशन के बारे में जो प्रेडिक्शन करना स्टार्ट किया था, वो थे एरिस्टोटल। नाम तो सुना होगा, बायोलॉजी वगैरह में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान है। लेकिन मैकेनिक्स के फील्ड में इन्होंने जितना भी प्रेडिक्शंस किए थे वो सब के सब गलत प्रेडिक्शन किए थे, लेकिन एक हवा तो जरूर दे दिया था इस डायरेक्शन में सोचने के लिए। ठीक है, मोशन के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर दिए थे, कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर दिए थे, और उन्होंने ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो मोशन जो होता है, जितना भी मोशन होता है, बॉडी को मूव कराने के लिए हमेशा एक फोर्स का जरूरत पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोल के चले गए। पर ऐसा होता नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, हमेशा जरूरत नहीं पड़ता है, इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, सो उनके बेसिस के ऊपर उनका जो स्टेटमेंट था, एटलीस्ट उन्होंने एक सोचने के लिए आपको डायरेक्शन दे दिया था कि हाँ आप इस डायरेक्शन में आप सोचिए, भले ही वो गलत था पर डिस्कस जरूर किया, पहली बार इस वर्ड को इस्तेमाल किया। ही टॉक्स अबाउट द कॉजेज ऑफ मोशन। एरिस्टोटल वो सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया। बाद में उनके स्टेटमेंट को प्रूव किया था गैलीलियो ने, और गैलीलियो का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, आप लोग शायद देखे भी होंगे पहले भी, एक स्लैंट हाइट वाला एक्सपेरिमेंट ऐसा था उनका। फिर एक ऐसा स्टेटमेंट, इस तरह का उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और जिसके आधार पर उन्होंने कुछ जो पॉइंट्स है वो डिस्कस किए थे। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े हो ना? फिर से मैं बता दूंगा एक बार। हाँ, तो गैलीलियो ने इनके पॉइंट को वैलिडेट किया था, और उन्होंने वो पॉइंट को लिखा था, है ना। उन्होंने बताया था फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि इस पर एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इसलिए ऑब्जेक्ट रुक जाता है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो बॉडी बहुत दूर तक चलते जाता, वी कैन से दैट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और इट विल नेवर स्टॉप। इसका सिंपल मतलब यही था। हालांकि उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा था, पर उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया था कि एक ऑब्जेक्ट जो है, अगर उसको हम लोग एक वेलोसिटी दे दे, एक पिकअप दे दे, तो शायद ये बहुत दूर तक चलता जाए, शायद ये कभी ना रुके जब तक कि इस पर एक कोई बाहरी फोर्स नहीं लग जाता।
इन दोनों के स्टेटमेंट को रीड करके, इन दोनों को स्टेटमेंट को पढ़ करके, एनालाइज करके न्यूटन ने अपना एक लॉ दे दिया था, और वो लॉ ये था कि अ बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन ना सिर्फ स्टेटमेंट दिए थे, न्यूटन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज वो थ्योरी के साथ साथ इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया था, है ना। फिजिक्स के केस में ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइंटिस्ट दो तरह के होते हैं, या तो थियोरेटिकल या तो वो मैथमेटिकल हो, लेकिन जो न्यूटन थे वो दोनों में आते। मैक्सवेल ऐसे साइंटिस्ट थे जो दोनों में आते थे, थियोरेटिकल एंड मैथमेटिकल, ठीक है। आइंस्टीन थियोरेटिकल भी थे और मैथमेटिकल भी थे, उन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी को फॉर्मूले के बेसिस पर उन्होंने डिराइव भी किया था। ऐसा नहीं कि आइंस्टीन पहले आदमी थे जिन्होंने क्वांटम के बारे में बात किया था, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बात किया, पर मैथमेटिकली जिन्होंने प्रूफ किया, अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसके बेसिस पर हम दूसरे किसी मोशन के पार्टिकल को भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सके। अब जैसे घड़ी का सुई बार बार गोल गोल घूमता है, तो 1 घंटे के बाद वो मिनट का सुई वंस अगेन 12 पर होगा, ये प्रेडिक्शन है। इसका कुछ ऐसा फॉर्मुलेशन करो मैथमेटिकल कि हम लोग उसके किसी भी पोजीशन को हम लोग इजीली प्रेडिक्ट कर सके, यही तो फिजिक्स है। तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए थे वो थे न्यूटन। न्यूटन ने ये पहला लॉ दिया जो कि थ्योरेटिकल था। पहला लॉ क्या था, बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अनबैलेंस्ड के बारे में आप लोगों को पहले से पता है, बताने की जरूरत है क्या अनबैलेंस्ड के बारे में? जो बैलेंस नहीं है वो अनबैलेंस्ड है। एक्सटर्नल फोर्स मैंने बता दिया, ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। यहां से एक चीज और आता है निकल करके, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के इसी लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया का भी नाम दिया गया। अब ये एक नया टर्म है इनर्शिया। इनर्शिया देखिए, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये सब सिर्फ शब्दों का गेम है। जो आप वर्ड्स कहते हो ना, तो ये वर्ड्स का गेम है। फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा गया? कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर फर्स्ट लॉ होता है या सेकंड लॉ होता है, दोनों तो एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं। नहीं, दोनों के बीच में डिफरेंस है। इनर्शिया का मतलब क्या हो जाता है, देखिए यहां पर लिखा है ना, अ बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहता है। मार्क दिस वर्ड, चाहता है। इट जस्ट ट्राइज टू मेंटेन, और ये जो मेंटेन करने की जो कोशिश करता है ना, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। ये मेंटेन क्यों कर पाता है? दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया को हम लोग मेजर नहीं करते हैं, इंच, टेप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कोई यूनिट नहीं है इसका। इनर्शिया एक जस्ट एक प्रॉपर्टी है ऑफ एन मैटर। जिसके पास मास है उसके पास इनर्शिया है, ठीक है। एक बॉडी अपने पोजीशन को मेंटेन क्यों करना चाहता है, इस बात को प्रूफ किया गया, या इस बात के पीछे का जो लॉजिक बताया गया लोगों के द्वारा, वो होता है इनर्शिया। लोगों ने कहा कि एक नया टर्म है इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करना चाहता है। एक तरह से बोल सकते हो कि ये आलसी भी है। अब मेरा मर्जी, हम इसको कहते हैं इनर्शिया की जगह कि ये नहीं लेजीनेस है, तो कह सकते हो। ऑब्जेक्ट का वो लेजीनेस ही है कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जो कर रहा है वही करना चाहता है, उसको बार बार। अभी कोई आप सोए हुए हो, ऑल ऑफ द कोई बोले आकर के कि चलो उठो, जाओ दौड़ो पानी लेकर के आओ, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आएगा? एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, उठे कि नहीं उठे। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। जो लेजीनेस है ना, जो रेजिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी भी चेंज के प्रति, उसी को हम लोग बोलेंगे इनर्शिया। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये क्लियर है सबको? छोटा सा पॉइंट है, यहां पर सब वर्ड्स का गेम है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो इनर्शिया नहीं है, जब मूव करने की कोशिश कर रहा है तभी इनर्शिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो कोई इनर्शिया नहीं। हाँ, ऑब्जेक्ट सीधे डायरेक्शन में मूव किया और उसको मोड़ना है लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में, जा रहा था सीधा, अब मुड़ाने की कोशिश करना है तब इनर्शिया है। ऑब्जेक्ट सिंपल रखा हुआ है ऐसा नॉर्मल, कहीं मूव नहीं कर रहा है, कोई इनर्शिया नहीं। लेकिन जैसे ही इसको उठाने की कोशिश करेंगे, इनर्शिया है। आई होप ये क्लियर होगा। सो इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इट इज जस्ट
लॉजिकली डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ भी सिंपली वही बात कहता है जो इनर्शिया का लॉ कहता है। इनर्शिया भी इसका मतलब यही है कि बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स पोजीशन या स्टेट ऑफ मोशन, है ना, या दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है कि बॉडी रेजिस्ट एनी चेंजेस इनसाइड इट्स। बॉडी अपने अंदर के चेंजेस को रेजिस्ट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। और फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंस द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया देखिए तीन तरह का होता है। इनर्शिया तीन तरह का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया। एक हो जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हो जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड हो जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीनों चीजों में कोई भी बॉडी बदलाव नहीं करना चाहता है। एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो डिक्रीज नहीं करना चाहता है अपने वेलोसिटी को, ना वो उस अपने वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहता है, अनलेस एंड अनटिल उसको कोई मूव, कोई फोर्स ना करे। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कि कोई उसको हिलाने डुलाने की कोशिश ना करे। एक ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन के प्रति बहुत ही सीधा, वो हमेशा सीधा रहना चाहता है, नहीं चाहता है इधर लेफ्ट राइट करने के लिए। आप लेफ्ट राइट करते हो तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इनर्शिया है, उस वजह से वो डरता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया इनर्शिया, और वो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आज सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखवा पाएंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? देखिए, फर्स्ट लॉ ने यह बता दिया कि ऑब्जेक्ट कोई मूव क्यों नहीं करता या क्यों नहीं करना चाहता है, या ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा। सेकेंड लॉ यह बताता है कि ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो वो जो फोर्स है, उस फोर्स का उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट कितना आएगा, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। यस, दैट इज P इज इक्वल टू mv। P इज इक्वल टू mv। ये मोमेंटम का टर्म यहां पर एक इंट्रोड्यूस किया जाता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है? मोमेंटम इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब एक्सपेरिमेंट किया गया, 100 न्यूटन का फोर्स दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया, तो दोनों का अलग अलग वेलोसिटी आई। मान लीजिए कि एक व्हील ऐसा था जो कि था 50 केजी का, दूसरा व्हील ऐसा था जो कि था 100 केजी का, है ना। इसको भी हम लोगों ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इसको भी हम लोगों ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। मान लीजिए इसका स्पीड कुछ v1 था और इसका स्पीड v2 था, v1 था और v2 था। फोर्स लगाया गया। ये एक्सपेरिमेंट का दौर है, ये प्रोसेस है, अभी इन एक्सपेरिमेंट है। जब हम लोगों ने इसके ऊपर जब 50 केजी के ऊपर फोर्स लगाएंगे 100 न्यूटन का, तो बताइए इन दोनों में से किसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, v1 का या v2 का? बोलो बोलो, सोच के बताना। फोर्स दोनों के ऊपर इक्वल लग रहा है। ये एक 50 केजी है और एक 100 केजी है। 50 केजी का मतलब लाइटर बॉडी हो गया और ये हेवियर हो गया। इन दोनों में से किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? हरीश का कहना है v1 का। सब लोग सहमत है? हाँ दिव्या बताइए। v1 का वेलोसिटी यहां पर ज्यादा होगा, ये वेल नोन है, सिंपल है, क्योंकि हम लोग ये काम डेली करते हैं। अभी एक माचिस का डब्बा है और एक बहुत बड़ा कार्टून है, दोनों को आप
आप ये नॉर्मल, ये तो मान के चलिए कि आप ये जो फोर्स लगाते हो ना, ये आपका मैक्सिमम कैपेसिटी से फोर्स लगाते हो, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट फोर्स होता है। ये फॉर योर एक्सपेरिमेंट पर्पस ये जो आप फोर्स लगाते हो ये आपका कांस्टेंट फोर्स होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पर आप जितना मैक्सिमम कैपेसिटी से फोर्स लगा सकते हो दैट विल बी योर मैक्सिमम फोर्स। तो आप दोनों के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाइए, है ना। एक 10 रुपए का सिक्का ले लीजिए और एक 1 रुपया का सिक्का ले लीजिए, देखिए दोनों के ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप फाइंड आउट करोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि जो लाइटर बॉडी है उसका वेलोसिटी ज्यादा है और जो हैवियर बॉडी है उसका वेलोसिटी कम है। लेकिन यहां पर हो गया प्रॉब्लम, एक ही फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट में अलग अलग वेलोसिटी कैसे आ गया, यह बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहा था। एक ही फोर्स, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, बेसिकली होना क्या चाहिए था, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, हम क्या सोच करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि चलो 100 न्यूटन का फोर्स है, दोनों के ऊपर फोर्स लगाएंगे, अगर इसका स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है तो इसका भी 10 मीटर पर सेकंड आ जाना चाहिए, क्योंकि फोर्स दोनों में सेम है। पर हुआ नहीं ऐसा, एक्सपेरिमेंटली आया कुछ और, जो लाइटर बॉडी था उसका स्पीड ज्यादा आ गया, जो हेवियर बॉडी था उसका स्पीड कम आ गया। तब एक क्लिक किया, क्या, इसके मास और इसके वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 इंटू V1, और इसके मास और इसके वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 इंटू V2। क्या देखा गया, ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है ये दोनों बराबर हो गए। और ऐसे बहुत सारे बॉडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया कि जहां पर फोर्स सेम लग रहा था उसका मास इंटू वेलोसिटी सबका सेम आ रहा था। तो ये हमें एक कॉमन पॉइंट निकल करके आ गया कि अच्छा, फोर्स कहीं ना कहीं रिलेटेड है मास और वेलोसिटी के ऊपर। तब जाकर, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसके बाद का टर्म्स है। तब जाकर के न्यूटन का सेकेंड लॉ इंट्रोड्यूस किया गया। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ यही कहा गया कि दैट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स। याद रखना, यहां पर मैं नेट टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। द नेट एक्सटर्नल फोर्स applied, the net external force applied on a body is equal to rate of change of momentum, rate of change of momentum। ठीक है, मतलब क्या हो गया, नेट एक्सटर्नल फोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। नेट का मतलब क्या हो गया, नेट मतलब यह हो गया कि अगर मान लीजिए कि आप 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हो, आप 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो, हमको इससे मतलब नहीं है कि आप कितने सारे फोर्स लगा रहे हो। नेट फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, एफ नेट का वैल्यू हो जाएगा 10 न्यूटन। डायरेक्शन किधर, इस डायरेक्शन में। होगा कि नहीं होगा, ये सब आप 8 9 में पढ़ चुके होंगे पहले ही। ये पॉइंट क्लियर है ना। तो मैं इसी फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट एफ नेट, नॉट अबाउट ऑल द फोर्सेस। हाउ टू कैलकुलेट नेट फोर्स वी विल टॉक। जितना आप एफ नेट में पढ़ चुके हो उतना सफिशिएंट नहीं है, ये एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है उसके। एफ नेट कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके ऊपर 2 लेक्चर लगेंगे आपको। हाउ टू ड्रॉ एफ बीडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, जहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, बहुत ही बड़ा ये टॉपिक है ये, नेट फोर्स कैलकुलेट करना। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू, आई एम टॉकिंग इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब क्या हो जाता है, व्हाट इज रेट? व्हेन आई एम सेइंग समथिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट टाइम, है ना। सो न्यूटन के हिसाब से ये जो था कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लगाया गया वो उसके द्वारा जो चेंज इन मोमेंटम है, कितने टाइम में उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। दैट चेंज इन मोमेंटम
डेल्टा एफ है ना, एफ नेट बोल सकते हो, डेल्टा एफ नेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा टी। ठीक है, ये डेल्टा टर्म्स नहीं लगाते हैं क्योंकि यहां पर नेट फोर्स है तो हम लोग इसका नाम एफ नेट ही रख देते हैं। ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले भी। सो एफ नेट इज इक्वल टू, यहां से हो जाता है एफ नेट इज इक्वल टू, मास कांस्टेंट है तो मास तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या होगा, वेलोसिटी। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मास तो चेंज नहीं होने वाला, चेंज क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, मास को बाहर, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी। यस, सो इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन वी कैन राइट एफ नेट इज इक्वल टू एम dv by dt। जितना हम लोग एक्यूरेटली चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे उतना ही एक्यूरेट हम लोग एफ नेट फोर्स निकालेंगे। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं वेलोसिटी बहुत ही है स्मॉल ही लेना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आप चेंज मेजर ले सकते हो लेकिन करस्पॉन्डिंग आपका फोर्स भी एवरेज ही आएगा। तो जितना लार्ज ड्यूरेशन उतना इन एक्यूरेट फोर्स, जितना आप प्रिसाइज चेंज फाइंड आउट करोगे, जितना आप टाइम इंटरवल छोटा लोगे, आपका फोर्स उतना ही एक्यूरेट होगा। ठीक है, सो एफ नेट विल बी, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव किए थे, साइंटिस्ट का नाम था डी एलम्बर्ट, डी एलम्बर्ट। इसको डी एलम्बर्ट फॉर्मूला भी कहते हैं या डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये जिन साइंटिस्ट ने इसको एक मैथमेटिकल पॉइंट दिया था वो थे डी एलम्बर्ट। यहां से आ गया एफ इज इक्वल टू एम ए। क्लियर, किसी को डाउट यहां तक? सर, हाँ सर जब इसको न्यूटन नहीं दिए थे तो इसको न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड मोशन क्यों बोलते हैं? न्यूटन ने ये काम का चीज बता दिया था, बाकी का काम डी एलम्बर्ट ने किया था। तो लेकिन वो काम किए थे ना, उनको पूरा क्रेडिट मिल गया। अब ये तो झगड़ा भाई आप उन लोगों से करो जिन्होंने ये क्रेडिट दिया है। देखो न्यूटन थे रसूखदार आदमी, हाँ, उनका सिर्फ इतना ही काम नहीं था ना, और भी बहुत सारे काम किए थे। तो वो थे नामी बनिया, कुछ भी करते थे नाम तो उन्हीं का होता था। और भी आप लोग गेम समझोगे अभी, देखो पॉलिटिक्स सब जगह है, जहां भी जाओ वहां पर आपको पॉलिटिक्स मिल जाएगा। इसमें भी बहुत सारे पॉलिटिक्स है। न्यूटन क्या ये सारा काम अकेले किए थे? नहीं कर सकते, इसमें और भी लोगों का हाथ है। आगे जब आप जाओगे ना एमएससी पीएचडी करने, तो आप किसी गाइड के अंदर में पीएचडी कर रहे होते हो। अब उस गाइड के अंदर में 5, 6, 10 ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा होता है। वैसे आपके जैसे 4-4 लोगों का ग्रुप या 2-2 लोगों का ग्रुप ऐसा बहुत सारा बना हुआ रहता है। ही इज ओनली यूज टू बी योर गाइड, ये सिर्फ आपको गाइड करेंगे और कुछ नहीं, लेकिन नाम उन्हीं का रहेगा, रिसर्च आप करोगे। ठीक है, सो फॉरगेट अबाउट दैट। क्रेडिट क्यों मिला, कैसे मिला, ये सब पॉलिटिक्स है, वो सब बात की बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो फॉर्मूला था ये डी एलम्बर्ट ने डिराइव किया था, और वो था एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। सर्कुलर मोशन के लास्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आई थिंक। सर्कुलर मोशन के लास्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाया था।
ठीक है, ये क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब 9th में आप डिराइव कर चुके हो। एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाता है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म और ये हो गया स्केलर फॉर्म। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटा है बट बहुत काम का पॉइंट है, वो ये है, ये जो मैंने फॉर्मूला जो लिखा, नोट the F is equal to ma is for a point particle, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट पार्टिकल का मतलब समझ जाते हैं, आपको पता होगा प्रोजेक्टाइल के समय ही बताया था, वी विल नेग्लेक्ट द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी मैं बात करूंगा, ये एक ब्लॉक ले लीजिए, ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा लीजिए, तो मैं इस ब्लॉक के बारे में बात तभी करूंगा जैसे मान लूंगा कि ये एक क्या है, पॉइंट है, और इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, और इस पॉइंट का मास रहेगा वो मान लीजिए कुछ 20 kg ऐसा। सो वी विल सिंपली नेग्लेक्ट द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां पर मैं किसी भी डायमेंशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये जो क्या हो गया, इसका मैं इस किसी के हाइट के बारे में बात नहीं करूंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट जो फोर्स लग रहा है ये मिड पॉइंट पर लग रहा है कि सर टॉप पॉइंट पर लग रहा है कि बॉटम पे लग रहा है, इस तरह का मैं कोई भी बात नहीं करूंगा। यस, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर वैलिड फॉर पॉइंट पार्टिकल, या बोल सकते हो पॉइंट मास। पार्टिकल की जगह आप पॉइंट मास भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत आसान है ना। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो आप लोगों का डाउट था ना, वो बहुत सारे जब पार्टिकल्स होंगे तब जाकर के वो वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने जितना भी बात किया है ये सब मैं पॉइंट मास के बारे में बात कर रहा हूं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, कोई वेज दिया जाएगा, कोई ब्लॉक दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा, तो आप उसको एज ए पॉइंट ट्रीट करेंगे, ना कि इसके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह। कभी मत सोचिए कि ये उसका लेंथ है, इसका इतना ज्यादा हाइट है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है और इसका इतना ज्यादा लेंथ है तो इस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे। बताइए फोर्स कहां लगाए सर, टॉप पर लगाए कि नीचे लगाए, बॉटम पे लगाए? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इतना बड़ा भी ऑब्जेक्ट दिया है तो आपको यही कंसीडर करना है दैट होल ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस पॉइंट मास एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। ये बात आई समझ में? ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के बारे में कोई बात नहीं चलेगी। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर F इज इक्वल टू ma इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। क्लियर? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए आपको एक अलग से फॉर्मूला बताया जाएगा। अलग से क्या, बहुत ज्यादा हाई फाई फॉर्मूला नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं F नेट इज इक्वल टू मास इंटू ए सेंटर ऑफ मास। यही एक टर्म ऐड कर दिया जाता है, ये हो जाता है सेंटर ऑफ, यहां पर सेंटर ऑफ मास ऐड कर दिया जाता है फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे बहुत ज्यादा अगर पार्टिकल है, 10, 20, 15 ऐसे पार्टिकल है, ऐसे रखे हुए हैं, इन सबको कंबाइन करके 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो उस केस में ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आ जाएगा फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इनको एक ही पॉइंट मानेंगे, इसलिए ये सेंटर ऑफ मास का टर्म लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपको छुपा लेता हूं, ये मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। क्लियर? कल के लेक्चर में अपन लोग इसके बारे में बात करेंगे जब, तो F इज इक्वल टू ma से ही स्टार्ट होगा। बस ये फॉर्मूला अब किस फ्रेम में वैलिड होगा, अब इसके बारे में बात करना है। किस पार्टिकल के ऊपर वैलिड है, ये तो हमारा हो गया कि ये पॉइंट पार्टिकल होगा, पर किस फ्रेम में होगा इसके ऊपर बात करेंगे कल के लेक्चर में कि इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये कैसे वैलिड है, कैसे वैलिड नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम के क्वेश्चंस को इनर्शियल फ्रेम में कैसे डिराइव करके लेके आएंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये सारा कुछ अपन लोग कल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो भी रहेगा उसमें। टिल देन आपके पास आज और कल शायद संडे है, 2 दिन समय बचता है। सर्कुलर मोशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब रगड़ डालो, सब खत्म कर डालो उसको। प्रीवियस बैकलॉग जितने भी है वो सारे के सारे, हाँ
इस चैप्टर के लिए आपको पास वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। वेक्टर में भी स्पेशली रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोल सकते हो। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो ये आप इतने दिनों में रिवाइज कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो वो उससे हमसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा उसमें अपन लोग मिलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। हाँ, जिसको डाउट है वो रुक सकता है, जिसको जाना है, क्लास ओवर हो गया है। फटाफट मुझसे पूछ लीजिए रिजी, अगर नीति अगर ज्यादा डाउट होगा तो मैं कुछ बाद में आपको बता दूंगा, बिकॉज आज मेरे बड़े पापा का श्राद्ध है, तो इस वजह से अब बहुत सारे उधर काम चल रहे हैं, तो आप लोगों का क्लास लेने के लिए मैं आ गया। बस बताइए।